So what we have understood now कि person will not be, this deductor will not be assessee in default. कब assessee in default नहीं होगा, whether उसने क्या किया है, पे किया, क्रेडिट किया, लेकिन लेट पेमेंट है, लेट डिडक्शन है, इट्स ओके, बट जब रिटर्न ऑफ इनकम पेई फाइल करता है, ये हमारा पेई है, पेई ने जो रिटर्न ऑफ इनकम यहाँ पे फाइल किया है, इस डेट तक अगर सामने वाला क्या कर देता है, इंटरेस्ट पे कर देता है, इफ ही पेज द इंटरेस्ट, सो ही इज नॉट कंसिडर्ड टू बी assessee इन डिफॉल्ट। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कहता है हमारा जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A, यहाँ पे क्या बोला है, आपने क्या किया, एज अ डिडक्टर टैक्स हैव बीन डिडक्टेड, ओके, टैक्स हैव बीन डिडक्टेड, but after deduction the tax has not been paid, after deduction the tax have not been paid, okay, then the amount of tax along with the simple interest shall be charged upon all the assets of deductor. डिडक्शन किया, डिडक्शन के बाद पे नहीं किया, तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट की रिकवरी होगी। अब तब क्या होगा, अब टैक्स प्लस इंटरेस्ट की रिकवरी होगी ऑन ऑल द सेट्स ऑफ डिडक्टर, डिडक्टर से रिकवरी होगी बिकॉज ही हैज डिडक्टेड द टैक्स, he is the person who has deducted the tax, and after deduction tax is not paid, so now the recovery will start from deductor's asset, and उसकी जो भी asset होगी उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, टैक्स एंड इंटरेस्ट की रिकवरी करेंगे। ओके, नाउ अनदर थिंग इज, एक बात और कही, क्या कहते हैं ये कहते हैं देयर शुड बी सर्टेन टाइम, देयर शुड बी व्हाट, सर्टेन टाइम लिमिट। मतलब क्या मैम, किस चीज का टाइम लिमिट, सुनो अब, नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर सबसेक्शन 1, no order shall be made under subsection 1 deeming a person to be assessee in default for failure to deduct whole or part of the tax from a person resident in India at any time after the expiry of 7 years from the end of the financial year in which payment is made or credit given, or 2 years from the end of the financial year in which correction statement deliver under the proviso to section 200 subsection 3 whichever is later। ये बहुत काम की चीज़ है, हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को कभी भी क्या बोलेंगे कि इस बार तुमने गलती की है, ये किया है, अब तुम क्या करो, टैक्स का पेमेंट करो, यू कांट से दिस। तो यहाँ पे ये बोलता है नो ऑर्डर, इट इज़ अबाउट नो ऑर्डर। पर्सन इन डिफॉल्ट आपको किसी को कहना है अंडर सबसेक्शन 1, no order under subsection 1, that is he has not deducted the tax, he has not paid, ultimately ना बिल्कुल डिडक्ट ही नहीं किया है, पे ही नहीं किया है, तो नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में कोई भी ऑर्डर इशू नहीं होगा। दिस ऑर्डर इज रिगार्डिंग treating a person to be assessee in default. This order is what? This order is about treating a person, deeming a person to be assessee in default, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कंसिडर करते हुए, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कंसिडर करते हुए यू कांट इशू एनी ऑर्डर, नो ऑर्डर कैन बी इशू ट्रीटिंग अ पर्सन टू बी एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। ठीक है, वाई डिफ़ॉल्ट, फॉर फेलियर, फॉर हीज फेलियर, फेलियर ऑफ व्हाट, फेलियर ऑफ डिडक्टिंग द टैक्स होली और एट एनी पार्ट, कोई भी पार्ट ऑफ द टैक्स उसने डिडक्ट ही नहीं किया है, नो डिडक्शन के केस में बोल रहा है। फेलियर टू डिडक्ट, फेलियर टू डायरेक्टली व्हाट, डिडक्ट, अगर उसने डिडक्ट ही नहीं किया है तो यहाँ पे एक टाइम स्केड्यूल दिया है कि रेसिडेंट पर्सन, ओनली फॉर रेसिडेंट पर्सन अगर आप पे कर रहे हैं, रेसिडेंट पर्सन को आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, एंड रेसिडेंट पर्सन को पे करते वक्त यू फेल टू डिडक्ट, आपने फेलियर किया है, आपने डिडक्ट ही नहीं किया, तो यहाँ अब ऑर्डर इशू नहीं हो सकता आफ्टर
after 7 year from end of financial year, after the 7 year from the end of the financial year, in which pay or credit made, in which the payment or credit is made, ठीक है, और 2 year from end of financial year in which correction statement delivered. करेक्शन स्टेटमेंट जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ एडिशन डिलीशन कुछ भी ऑल्ट्रेशन करना है तो करेक्शन स्टेटमेंट इशू करते हैं. तो करेक्शन स्टेटमेंट इशू करने के बाद जिस ईयर में करेक्शन स्टेटमेंट इशू किया उस ईयर के एंड से फ्रॉम द एंड ऑफ द दैट फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू काउंट 2 years एंड यहाँ पे जिस ईयर में पे और क्रेडिट हुआ उसके फाइनेंशियल ईयर से 7 years यू हैव टू काउंट विच एवर इज लेटर. इसमें से जो भी बाद में हुआ है इसके बाद नो notice can be issued, no order can be issued deeming a person to be assessee in default. No order could be issued deeming a person to be assessee in default. क्या यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई? So basically यहाँ पे क्या दिया है, all together no deduction, all together no payment, that is 200 subsection 201 subsection 1 में दिया. Then late payment late deduction 201 subsection 1A. देन कुछ प्रोवाइजो हैं दोनों सेक्शन के रिस्पेक्टिवली. देन बताया गया है कि कब असेसी इन डिफॉल्ट नहीं कहा जाएगा, दैट इज द प्रोवाइजो. एंड लिमिट क्या है कि जब टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया, देयर इज फेलियर टू डिडक्शन ऑफ द टैक्स, तो टाइम लिमिट क्या है असेसी इन डिफॉल्ट कंसिडर करने की कि यू आर एन असेसी इन डिफॉल्ट, तो वो टाइम लिमिट इट हैज बीन गिवन. ठीक है, अब हम आते हैं मूव ऑन करते हैं. किस पे मूव ऑन कर रहे हैं हम? एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स हेयर आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे. तो एग्जाम्पल क्या है समझना. छोटे छोटे केसेस लेते हैं पहले. नाउ सपोज you were required to deduct TDS डिडक्ट करना था to be deducted. TDS कब डिडक्ट करना था? एक्चुअल डिडक्शन to be paid and here is actual pay. ओके, तो टू बी पेड एक्चुअल पेड ये सारी चीजें हैं. तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको केस दिया है कि कब आपको एक्चुअल में डिडक्ट करना चाहिए था लेकिन आपने कब डिडक्ट किया. तो इन सब चीज़ों पे अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कब कहाँ कितने पेनल्टी कितना इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम वन थिंग दैट TDS was required to be deducted on 10th of October 2019. TDS was required to be deducted when? On 10th of October 2019. Okay, and it was required to be paid
अगेन यहाँ 10th अक्टूबर है तो मंथ एंड के बाद 7th डे पे देना होता है, हमें पे करना होता है ऑन और बिफोर द 7th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, बिकॉज अदर्स का केस है, गवर्नमेंट वाला कोई केस नहीं है। तो 7th ऑफ नवंबर 2019 तक वी वर रिक्वायर्ड टू पे, यहाँ तक हमें क्या करना था, पेमेंट करना था। ठीक है, नाउ केस वन क्या है, असेसी डिडक्ट्स द टैक्स, असेसी ने टैक्स डिडक्ट किया सेम डेट को, he has deducted the tax on 10th of October 2019, however he pays the tax on 31st of December 2019, that means no deduction वाला 201 subsection 1 applicable नहीं है, it is late payment है, तो मतलब 201 subsection 1 applicable है। Are you getting my point कि when it is no deduction no payment then there is 201 subsection 1, when there is late deduction late payment this the section that is applicable is 201 subsection 1A। वहाँ क्या आएगा, यहाँ पे हमारे लिए अब एप्लीकेबल होता है 201 सबसेक्शन 1A। सो एज पर 201 सबसेक्शन 1A, 201 सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है 1% होगा। 1% क्या दिया था कि एवरी मंथ पार्ट ऑफ द मंथ ऑन अमाउंट, जब डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेबल टू द डेट व्हेन इट शुड बी डिडक्टेड। डिडक्टेबल कब था और डिडक्ट कब हुआ, तो यहाँ पे डिडक्टेबल भी इस टाइम पे था, डिडक्ट भी अभी हुआ है, तो यहाँ तो कोई लेट डिडक्शन है ही नहीं, यहाँ तो लेट पेमेंट है। लेट पेमेंट के केस में 1.5% मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ जब इसे पे करना चाहिए था और कब पे किया, तो 1.5% मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ कहाँ से, डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड, डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड टू द डेट व्हेन एक्चुअली पेड, जब से डिडक्ट हुआ और जब आप पे करेंगे तो डेट व्हेन इट वाज डिडक्टेड एंड डेट व्हेन इट वाज एक्चुअली पेड, दैट मीन्स 10/10/2019 से 31st of December 2019, that's count for 3 months, that counts for near about 3 months। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए उन्हें क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1.5%। ओके, ये हुआ हमारा केस 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू केस नंबर 2। नाउ मूविंग टुवर्ड केस नंबर 2। नाउ द केस नंबर 2 इज अगेन डिडक्टेड, यहाँ मैं लिख दूं टू बी डिडक्टेड, actual deducted, to be paid, actual paid। ठीक है, now assessee failed to deduct TDS and it deducted TDS on 31st of December 2019। अगेन हमें डिडक्ट तो यहीं करना था, ओके, दिस सेम डेट जब हमें डिडक्ट करना था, दिस सेम डेट जब वी वर रिक्वायर्ड टू पे। ठीक है, बट नाउ अब एक्चुअल में क्या होता है, डिडक्शन यहाँ होना चाहिए था, बट एक्चुअली डिडक्शन कब हुआ, एक्चुअल में डिडक्शन 31st of December 2019 को हुआ एंड एक्चुअल पेमेंट कब हुआ, एंड एक्चुअल पेमेंट जो है दैट वाज ऑन 17th of January 2019। तो दैट मीन्स लेट डिडक्शन है, यस, लेट पेमेंट है, यस, मतलब बोथ द सेक्शन बोथ द इंटरेस्ट दैट इज 1% एंड 1.5% दोनों एप्लीकेबल होंगे, बट दिस इज लेट डिडक्शन लेट पेमेंट। नो डिडक्शन नो पेमेंट की तो बात ही नहीं है, लेट डिडक्शन लेट पेमेंट। अगेन 201 सबसेक्शन 1A, again 201 subsection 1A, and according to 201 subsection 1A 1% for the month and part of the month, यहाँ की डेट तक भी इंटरेस्ट लगेगा जब डिडक्ट होना चाहिए था,
the date when it was deductible to the date it was actually deducted is 1%. then यहाँ से date when it was deductible से लेके actually paid, date when it was what, when it was deductible, जिस दिन क्या हुआ, सॉरी यहाँ मैंने गलत बोल दिया है, डेट व्हेन इट वाज डिडक्टेड से लेके, डेट व्हेन इट वाज डिडक्टेड, जिस दिन ये डिडक्ट हुआ यहाँ से लेके एक्चुअल पेड, जिस दिन ये डिडक्ट हुआ यहाँ से लेके एक्चुअल पेड तक कितना आप भरेंगे, 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ यू वुड हैव टू पे। यहाँ पे भी एक्चुअल में यहाँ वाले क्वेश्चन में तो हमारा क्या हुआ था, जिस दिन डिडक्ट होना चाहिए था उसी दिन डिडक्ट हुआ, तो मैंने यहाँ से लिया है, लेकिन आपको एक्चुअल डिडक्शन ही देखना है यहाँ पे 1.5 के लिए, इसलिए मैं यहाँ एक बार करेक्शन कर देती हूँ टू अवॉइड दी कन्फ्यूजन। 1.5 इज व्हेन इट वाज डिडक्टेड एंड टिल द डेट एक्चुअल पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी हमने वैसा ही किया है। तो इन दिस वे यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक आपको समझ में आ कि जिस दिन डिडक्ट होना चाहिए था और जिस दिन डिडक्ट हुआ वहाँ तक 1% है, बट पेमेंट लेट कर रहे हो तो जिस दिन से डिडक्ट करके बैठे हो और जिस दिन एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो वहाँ से वहाँ तक यू हैव टू पे 1.5% per month or part of the month. Now moving forward to case number 3. Now SSC has not deducted TDS and not paid TDS. ना तो डिडक्ट किया और ना ही क्या किया है, पे किया है। नो डिडक्शन नो पेमेंट। नाउ द एसएससी शैल बी, जब नो डिडक्शन है, नो पेमेंट है, ना डिडक्ट किया ना पे किया, तो यहाँ डिफॉल्टी अंडर 201 सबसेक्शन 1 है, ना कि 201 सबसेक्शन 1A में। देयरफॉर द पेनल्टी यहाँ पे कितनी होगी, जब डिडक्ट ही नहीं किया है तो पेनल्टी फॉर बीइंग एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होगी, एन अमाउंट ऑफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड। यहाँ पे पेनल्टी लगेगी आपको। पहले तो सबसे पहले पेनल्टी क्या है, पेनल्टी जितना टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया तो पेनल्टी विल बी, देखो जब आप डिडक्ट नहीं करते, पे नहीं करते, तो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लगता है। इंटरेस्ट अंडर 220, पेनल्टी अंडर 221। इंटरेस्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 220, हाउएवर पेनल्टी अंडर 221। और अगर पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी विल बी अप टू अमाउंट ऑफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड। पेनल्टी अप टू अमाउंट ऑफ TDS not deducted, up to the amount of TDS that is not deducted। and interest की बात करें तो interest would be 1%। interest will be what, interest will be 1% up to the date of order under section 201 subsection 1। इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट वुड बी 1%। 1% इंटरेस्ट कब तक लगेगा, अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर अंडर 201 सबसेक्शन 1। 201 सबसेक्शन 1 का जो ऑर्डर आता है उस दिन तक आपको 1% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर एसएससी इन डिफॉल्ट शेल बी लेविड एट 1% अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर अंडर 201 सबसेक्शन 1। लेकिन हाँ, 201 सबसेक्शन 1 में he would not be considered as defaulty अगर प्रोवाइजोज एप्लीकेबल हो जाते हैं तो। ठीक है, यहाँ मेरी बात सुनो, नो डिडक्शन है, नो पेमेंट है, नो डिडक्शन नो पेमेंट में सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 में ही इज डिफॉल्टी। जब 201 सबसेक्शन 1 में ही इज डिफॉल्टी, इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी बोथ आर पेड। पेनल्टी अप टू द अमाउंट ऑफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड एंड इंटरेस्ट अप टू द ऑर्डर। जब 201 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर आता है उस ऑर्डर तक कि आपको इतना इतना पे करना है, अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर वहां तक क्या होगा, 1% इंटरेस्ट पे करना होगा। कितना पे करना होगा, 1% इंटरेस्ट हैव टू बी पेड। हाउएवर अगर 201 सबसेक्शन 1 में पेई क्या करता है, पेई रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करता है, टाइमली क्या करता है, इनकम को इनकॉर्पोरेट करके टैक्स पे कर देता है, तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एट एसएससी इन डिफॉल्ट। एंड यहाँ पे क्या है, 201 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो भी पूरा कर दे। 201 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो पूरा कर दे कि जिस दिन तक पी ने जिस दिन रिटर्न ऑफ इनकम क्या किया, सबमिट किया,
पेई ने जिस दिन रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट किया उस दिन तक का अगर पेयर इंटरेस्ट सबमिट करता है, उस दिन तक क्या करता है, अगर पेयर इंटरेस्ट सबमिट करता है तो फिर ये जो पर्सन है जिसने नो डिडक्शन किया है, नो पेमेंट किया है, तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। ही वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? यहाँ तक बातें समझ में आई? तो यहाँ 201 क्या कहता है? 201 में एक तो सबसे पहले 201 सबसेक्शन 1 कहता है व्हेन नो डिडक्शन, व्हेन देयर इज नो डिडक्शन नो पेमेंट, और नो डिडक्शन नो पेमेंट के केस में यू आर एसएससी इन डिफॉल्ट एंड यू आर लाइबल टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 220. You are SSC in default, you are liable to what? You are liable to interest under section 220. और 220 में जो इंटरेस्ट है, 220 में इंटरेस्ट है अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर, अप टू द वॉट, अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर। आपको जब तक ऑर्डर आता है तब तक आपको 1% क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है टिल दैट डेट। फिर यहाँ पे पेनल्टी है, पेनल्टी इज अप टू द अमाउंट ऑफ TDS नॉट डिडक्टेड, आपको पेनल्टी पे करनी होगी। यहाँ बोलते हैं द पर्सन वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट अगर पेई रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करते हैं, दैट इनकम इज कंसिडर्ड बाय पेई इन हिज रिटर्न एंड ही हैज पेड द टैक्स, सो दिस पर्सन हु हैज नॉट डिडक्टेड नॉट पेड द टैक्स विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट. However, along with this, if the payer pays an interest, however, along with this, if the payer pays an interest up to the date of return of income filed by payee, in that case, what happened? In that case, he would not be considered to be SSC in default. एज वेल एज देयर इज टाइम लिमिट, टाइम लिमिट है कि कब तक आप एसएससी इन डिफॉल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 7 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और 2 years फ्रॉम द इशू ऑफ द करेक्शन स्टेटमेंट, व्हेन द करेक्शन स्टेटमेंट इज डिलीवर, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद 2 years विच एवर इज लेटर। फिर हमने कुछ केसेस किए, 1%, 1.5% कब डिडक्ट होगा ये देखा है हमने। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस। अब इस सेक्शन के एनालिसिस के ऊपर जाते हैं। एज आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी इन डिटेल, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इट विल टेक टाइम, बिकॉज सिर्फ समझना नहीं है, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन एंड यू नो दैट क्वेश्चन आते हैं तो हम कोई स्कोप तो छोड़ने वाले नहीं हैं। So let us come to analysis of this section. Now, let me tell you one thing. When I talk about 201 subsection 1, मैंने कहा no deduction, no payment. No deduction या तो डिडक्शन ही नहीं किया या फिर डिडक्शन किया बट पे नहीं किया। यहाँ पे क्या है? नो डिडक्शन, यहाँ तो कोई डिडक्शन ही नहीं है, बट यहाँ तो डिडक्शन हुआ बट डिडक्शन होके पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे लगेगा 201 सबसेक्शन 1 एंड व्हेन 201 सबसेक्शन 1 तो 202 एंड 221 एप्लीकेबल होगा फॉर 220 दैट इज पेनल्टी। 220 क्या है? सॉरी 220 इज इंटरेस्ट एंड 221 इज व्हाट? पेनल्टी। ये लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें पेनल्टी की, तो पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी होगी TDS नॉट डिडक्टेड नॉट पेड, पेनल्टी इक्वल्स टू TDS, TDS नॉट डिडक्टेड, पेनल्टी इक्वल्स टू TDS नॉट डिडक्टेड और TDS नॉट पेड। ठीक है, एंड 220 का इंटरेस्ट है तो दैट इज 1% पर मंथ फ्रॉम द डेट टैक्स वर डिडक्टेबल पेबल। 1% कहाँ से? व्हेन द टैक्स वाज डिडक्टेबल, जब टैक्स डिडक्टेबल था, पेबल था। 1% फ्रॉम द डेट टैक्स वाज डिडक्टेबल, टैक्स वाज पेबल टिल द डेट ऑफ पासिंग इन ऑर्डर, till the date of passing order under section 201 subsection 1, till the date of passing order under section 201। ठीक है,
अब यहाँ पे बात सुनना, मेरी अच्छे से बात सुनना। यहाँ पे क्या हुआ, आइदर नो डिडक्शन और आफ्टर डिडक्शन नो पेमेंट, तो 201 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल। उसके पीछे पीछे आते 220, 221 दैट इज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, और इंटरेस्ट पेनल्टी कितनी लगनी है ये आपको समझ में आ गया है। Now I can say the person who has failed to deduct tax or who has failed to pay the tax directly is assessee in default। यहाँ बोल दूँ जिसने डिडक्ट नहीं किया या फिर जिसने पे नहीं किया, the person who has deducted who has not deducted or the person who has not paid, not deducted not paid is assessee in default। क्या इतनी बात बोल सकते हैं? यस मैम, इतनी बात तो हम बोल ही सकते हैं। एंड अब यहाँ पे सुनो, 201 हैज बीन अमेंडेड। 201 क्या हुआ, अमेंड हुआ टू इनकॉर्पोरेट द प्रोविजन ऑफ 201 सबसेक्शन 1 एंड इंसर्टेड प्रोवाइजो 201 सबसेक्शन 1। यहाँ पे जब हमने पढ़ा था कि वेयर द पेई, मैंने ये कहा, क्या कहा कि दिस पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज assessee in default। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि दिस पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी assessee in default अगर पेई क्या करता है, पेई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है अंडर सेक्शन 139, इनकॉर्पोरेट्स दैट इनकम इन हिज रिटर्न एंड पेज द टैक्स, देन दिस पेई इफ फाइल्स द रिटर्न ऑफ इनकम, इनकॉर्पोरेट इनकम एंड पेज टैक्स, देन द डिडक्टर इज नॉट कंसिडर्ड टू बी assessee in default। तो यहाँ किसी ने नोटिस की ये बात कि सिर्फ पेई लिखा है, नॉट रेसिडेंट पेई। दैट मीन्स यहाँ जो अमेंडमेंट आया, रेसिडेंट पेई पहले लिखा होता था, रेसिडेंट को हटा के सिर्फ पेई हो चुका है। दैट मीन्स नाउ दिस सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट एज वेल एज एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट। The deductor cannot be treated as assessee in default where deductor has failed to pay the TDS or where deductor has failed to deduct the TDS। अब यहाँ पे डिडक्टर अगर TDS पे नहीं करता, TDS डिडक्ट नहीं करता, he would not be considered as assessee in default। अगर क्या होगा, प्रोवाइजो दिया है 201 सबसेक्शन 1 में दैट पेई क्या करता है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है। तो यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ दिस आर एप्लीकेबल टू पेई डिडक्टी दैट इज रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो। फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2019 ने रेसिडेंट पेई को हटा के रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट पेई कर दिया है। रेसिडेंट एज वेल एज क्या कर दिया, नॉन रेसिडेंट पेई। So as per the amendment that has been given in 201 subsection 1, अब जो ये 201 subsection 1 में amendment आया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, फर्स्ट प्रोवाइजो इज if the deductor fails to deduct tax, अगर डिडक्टर fails to deduct the tax और wholly और partly, पूरा टैक्स डिडक्ट नहीं किया या पार्ट ऑफ द टैक्स उसने क्या नहीं किया, डिडक्ट ही नहीं किया, fails to deduct, he what fails to deduct, ठीक है। then if the sum on sum paid, और ये डिडक्टर ने आइदर रेसिडेंट को सम पे किया हो या फिर नॉन रेसिडेंट को सम पे किया हो, whether the sum is paid to a resident, whether the sum is paid to non-resident or credited to the resident's account or credited to non-resident account, however this person shall not be considered to be assessee in default if resident or non-resident payee files return under 139, if resident non-resident payee has taken income under return of income, and resident non-resident has paid tax on such income, ठीक है। एंड डिडक्टर, एंड फिर डिडक्टर फर्निश कर देगा क्या, डिडक्टर विल फर्निश अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सीए सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कि हाँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर इनकम पे ऑलरेडी डायरेक्टली क्या हो चुका है, टैक्स पे हो चुका है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये मेन क्रक्स था कि यहाँ पे अब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। पैरेलली यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है 40AI एज वेल एज 40AIA। ये क्या है, जब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पे करते हैं फेल्स टू डिडक्ट TDS, तो इन दैट केस
डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, दैट यू नो, ये हमने पीजीबीपी में करा है। तो यहाँ क्या है, वेयर एसएससी फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस, यहाँ फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस के लिए ही बात हो रही है, डिडक्ट ही नहीं किया तब की बात हो रही है। डिडक्ट करके पे करने वाली बात तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि डिडक्ट करके आप बाद में पे करेंगे ही नहीं। तो अगर डिडक्शन करने के बाद पे नहीं कर रहे तो डायरेक्टली डिडक्टर के पास आएंगे, फिर पेई को नहीं बोलेंगे कि तुम हमें टैक्स पे करो, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ तो उसने डिडक्ट ही नहीं किया, तब पेई पे करे तो चलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे अब हम आते हैं 40AI पे, where assessee failed to deduct the TDS as per the provisions of chapter and he will not be treated as assessee in default अगर क्या है फर्स्ट प्रोवाइजो टू 201 सबसेक्शन 1 फॉलो हो जाता है। देन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अब इन पर्पस के लिए क्या माना जाएगा, इट विल बी डीम्ड कि टैक्स हैव बीन deducted. It shall be deemed that SSC has deducted and paid the tax on such sum on date of furnishing the return of income by pay. ये मान लिया जाएगा जिस दिन पेई ने रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट किया, जिस दिन पेई ने रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट किया उस दिन सामने वाले ने भी क्या किया, डिडक्टर ने टैक्स डिडक्ट एंड पे किया है। दिस विल बी अज्यूम्ड, ऐसा मान लिया जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नहीं आई तो मैम हम कमेंट में बिल्कुल पूछ लेंगे, ठीक है। एंड दिस पे कैन बी रेसिडेंट, दिस पे कैन बी नॉन रेसिडेंट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली अब मान लिया है कि डिडक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे फिर 40A वाला जो डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस होता है वो नहीं होगा। तो लेट अस कम टू अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स हम देख ही लेते हैं, ठीक है। अब दिस इज एक्स लिमिटेड इज अ कंपनी, ठीक है। बट ऑब्वियस कंपनी है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इफ 30 सितंबर ऑफ द ईयर, जो भी रेलिवेंट ईयर होगा वहां पे 30 सितंबर तक दे हैव टू फाइल। नाउ दिस कंपनी पेज फॉलोइंग सम विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया एंड विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस दे हैव पेड टू मिस्टर ए हु इज अ रेसिडेंट, रेसिडेंट को पे किया उन्होंने कितना, 5 लाख रुपीज दे हैव पेड टू रेसिडेंट। ओके, नाउ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर ए के लिए ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई। दे हैव पेड 5 लाख टू रेसिडेंट, मिस्टर ए के लिए जो ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज 31 जुलाई। नो टैक्स वॉज डिडक्टेड। सो हेयर नाउ मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स कब ट्रीट नहीं होंगे एज एन एसएससी इन डिफॉल्ट, इफ मिस्टर ए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं। इफ मिस्टर ए क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देते हैं और टैक्स, ये जो इनकम है ये इनकॉर्पोरेट करके टैक्स वहाँ पे कर देते हैं। अब मिस्टर एक्स के पार्ट पे यहाँ पे मतलब सॉरी मिस्टर एक्स नहीं, एक्स लिमिटेड को क्या करना होगा, एक्स लिमिटेड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट फॉर द पेमेंट ऑफ दिस 5 लाख रुपीज दैट इज मेड टू मिस्टर ए विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। अगर कंपनी क्या करती है, कंपनी 1% इंटरेस्ट पर मंथ पे करती हैं फ्रॉम व्हेन, जब उन्होंने पे किया। पे कब किया इन्होंने, यहाँ पे कब पे किया, उन्हें जिस दिन उन्होंने पे किया उस दिन से उन्हें क्या करना है, 1% इंटरेस्ट पे करना है। 1% इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 31 अगस्त 2020। अब ये इंटरेस्ट क्यों, यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पेमेंट हुआ, ये पेमेंट हुआ सपोज करो 1 जुलाई 2019 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अब एक्स लिमिटेड के पार्ट से सुनो, एक्स लिमिटेड के पार्ट से बोला कि इसे जिस दिन
इसने क्या किया, पेमेंट किया फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, और जब ये ए क्या करेंगे, ए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे, उस दिन तक उन्हें 1% पर मंथ क्या करना है, पे करना है इंटरेस्ट। तो यहाँ 1 जुलाई से 2019 एंड लेट से यहाँ पे मिस्टर ए ने 31 अगस्त को रिटर्न सबमिट किया, तो यहाँ तक ही हैज़ टू पे व्हाट, इंटरेस्ट। ही हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% ऑन दिस 5 लाख, ठीक है। एंड अगर ऐसा वो कर देता है तो दिस एक्सपेंडिचर ऑफ 5 लाख विल बी अलाउड टू द कंपनी इन प्रीवियस ईयर। This will be allowed to the company in previous year on payment paid to the resident under 40A IA, ठीक है। सेकेंड आता है, एक और केस लेते हैं जहाँ पे here 5 lakh is paid. Now 5 lakh is paid to Y Limited. That is, Y Limited is a resident company. It is a resident company. And what we are paying a professional fees. Professional fees of 5 lakh is paid to the company. ड्यू डेट कंपनी के लिए क्या है, 30 नवंबर इज द ड्यू डेट फॉर द कंपनी। नाउ हमारी जो कंपनी है, कंपनी इज एक्स लिमिटेड। अगेन एक्स लिमिटेड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट अगर वो क्या करती है, अगेन 1% क्या करते हैं, पे करते हैं पर मंथ इंटरेस्ट। अगेन सपोज करो 1 जुलाई पेमेंट की डेट है वाई लिमिटेड को भी, तो 1 जुलाई से 30 नवंबर तक ऑन 5 लाख वो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, क्या, टीडीएस का पेमेंट करते हैं। टीडीएस का जो इंटरेस्ट पेमेंट है 1% पार्ट ऑफ द मंथ अगर वो पे करते हैं, तो यहाँ पे ही वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एसएससी इन डिफॉल्ट। देन 30% एक्सपेंडिचर ऑफ 5 लाख शेल बी अलाउड। 30% जो डिस अलाउ होता था वो अलाउ हो जाएगा इन द प्रीवियस ईयर। वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज समझना, क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, कि पेमेंट कब किया, पेमेंट किया 1 जुलाई 2019 को। 1 जुलाई 2019 को पेमेंट हुआ, राइट। ये है 1 जुलाई 2019 को पे किया। रिटर्न कब फाइल कर रहे हैं, रिटर्न ये कंपनी को फाइल करना है, इसकी ड्यू डेट है 30 नवंबर। बट हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी के लिए ड्यू डेट है 30 सितंबर। 1 जुलाई को पेमेंट हुआ, 30 जुलाई को वाई लिमिटेड क्या कर रही है, जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है, तो वो क्या करे, 30 नवंबर को रिटर्न फाइल कर रही है, और हमने फाइल किया होगा रिटर्न 30 सितंबर तक। इसका मतलब 30% यहाँ पे 2031/3/2020 यहाँ पे 31/3/2020 के लिए एंड डेट पे यहाँ तो डिसअलाउ हो चुका होगा। प्रीवियस ईयर में तो ये 30% डिसअलाउ हुआ होगा, लेकिन क्या होगा अब 31/3/2021 मतलब यहाँ पे इस ईयर में क्या होगा, ये 30% डिसअलाउ का अलाउ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिटर्न पहले ही सबमिट हो चुका है उस ईयर में, प्रीवियस ईयर में डिसअलाउ होगा, लेकिन रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर जो प्रीवियस ईयर के बाद आता है, ये वहाँ पे अगेन अलाउ कर दिया जाएगा अगर यहाँ से जुलाई से 30 नवंबर तक 1% पर मंथ का इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? आया समझ में? नहीं आया तो बोलना, ज़रूर बोलना। अब समझ में आया क्यों थोड़ा सा टाइम ले रहा था ये, ठीक है। फिर एक और करते हैं, अब हम नॉन रेसिडेंट का एक केस लेते हैं। 10 लाख हमने क्या किए, 10 लाख। अब हमारी ए लिमिटेड कंपनी है, नई कंपनी ए लिमिटेड है। अगेन इसको भी 30 सितंबर तक पे रिटर्न फाइल करना होता है। 10 लाख इन्होंने किसको पे किए, 10 लाख दे हैव पेड टू नॉन रेसिडेंट कंपनी, दे हैव पेड टू नॉन रेसिडेंट कंपनी एज अ रॉयल्टी। ड्यू डेट जो है नॉन रेसिडेंट कंपनी दैट इज जेड लिमिटेड, ये जेड लिमिटेड जो कंपनी है इनकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। द ड्यू डेट इज व्हाट, 30 सितंबर। 1 जुलाई को क्या हुआ है, पे किया गया है, और कितना, 10 लाख रुपीस पे किया है। सो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम बात करें फाइनेंस एक्ट 2019 की, तो अगेन ए लिमिटेड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट फॉर पेमेंट ऑफ 10 लाख दैट इज मेड टू जेड विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस।
If this A Limited again pays 1% per month interest from 1st July to 30th September 2020 तक का क्या करते हैं, वो पे करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, जुलाई ये 19 था, ओके, तो जुलाई 19 से 2020 तक का वो इंटरेस्ट पे करते हैं ऑन 10 लाख रुपीज़, 1% का पे करते हैं। तो दिस एक्सपेंडिचर ऑफ 10 लाख विल बी अलाउड टू दिस कंपनी ए इन प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 और प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे फिर 40A के 40AI के फिर क्या नहीं होंगे, प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इस तरह से यू हैव टू सी द थिंग्स, दिस इज द वे यू हैव टू सी द थिंग्स। और यहाँ तक अभी हमने क्या किया, यहाँ तक अभी हमने एनालिसिस ही देखा है 201 सबसेक्शन 1 का अभी एनालिसिस हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स 201 subsection 3. Now we are moving towards 201 subsection 3 and 201 subsection 3 gives us the time limit जिसके बाद SSC को SSC in default नहीं कहा जा सकता। टाइम लिमिट जिसके बाद SSC को आप SSC in default तो बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे let us do the analysis of 201 subsection 1. Let us do what? Analysis of 201 subsection 3, I guess मैंने subsection 1 बोल दिया है, तो 201 subsection 3। 201 subsection 3 कहता है, क्या कहता है, हमने ऐसा पढ़ा है SSC, अभी 201 subsection 3 में हमने क्या किया था, हमने ये पढ़ा था that SSC no order shall be made under subsection 1. क्लियरली हो रहा है सबसेक्शन 1 में कोई ऑर्डर नहीं देंगे फॉर डीमिंग अ पर्सन टू बी SSC इन डिफॉल्ट फॉर फेलियर टू डिडक्ट द टैक्स। जब टैक्स ही डिडक्ट नहीं किया, फेलियर टू डिडक्ट द टैक्स, उसको जब वो पे कर रहा है, जब क्रेडिट कर रहा है, हम उसे SSC इन डिफॉल्ट 7 साल या फिर 2 years वाला जो केस है उसके बाद नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि SSC डज नॉट डिडक्ट TDS। ठीक है, यहाँ पे पहली गलती SSC ने TDS डिडक्ट नहीं किया, या फिर डिडक्ट तो किया लेकिन पे नहीं किया। ठीक है, तो डिडक्ट नहीं किया, पे नहीं किया, या फिर क्या हुआ, डिडक्ट ही नहीं किया, तो ये तो गलतियां हो गई SSC की। बट देन ही शैल बी डीम्ड टू बी, अगर उसने TDS डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके पे नहीं किया तो हमारे हिसाब से तो वो होता है क्या, SSC इन डिफॉल्ट, जिसके लिए उसे इंटरेस्ट पेनल्टी दोनों पे करने होते हैं। फॉर दैट ही हैज टू पे द इंटरेस्ट, फॉर दैट ही हैज टू पे पेनल्टी बोथ। नाउ ऑर्डर कब इशू होता है, ऑर्डर इशू हो सकता है 201 सबसेक्शन 1 में कि हाँ आप SSC इन डिफॉल्ट हैं। नाउ द ऑर्डर अंडर 201 सबसेक्शन 1 फॉर इंटरेस्ट, ऑर्डर 201 subsection 1 for penalty shall be passed within 7 years from the end of the financial year in which TDS payment is made, in which the income payment or credit is made, or 2 years from the end of the financial year in which correction statement of TDS quarterly return is filed. Correction statement of TDS quarterly return is फाइल विच एवर इज लेटर। या तो करेक्शन स्टेटमेंट आपने फाइल किया या फिर क्या हुआ, जिस साल में क्रेडिट या पे हुआ उसके एंड से 7 years काउंट करो, विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई? यस मैम, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं फिर भी यहाँ पे बीच में एक चीज़ आपको 201 सबसेक्शन 1 की बताऊँ। 201 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होता है या तो TDS डिडक्ट ही नहीं किया या फिर TDS डिडक्ट किया बट पे नहीं किया। बट SSC इन डिफॉल्ट कंसिडर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं किया पर डायरेक्ट पेमेंट हमारा पे ही कर देता है, तब आप SSC इन डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे। बट पे करके डिडक्ट करके आप पे नहीं कर रहे तो आप SSC इन डिफॉल्ट हो और आपको 201 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर आएगा ही आएगा। डिडक्ट ना करने के लिए रेमेडी दी है पर डिडक्ट करके पे नहीं करने के लिए कोई रेमेडी नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब दोनों केस के लिए ये नोटिस ऑर्डर इशू हो सकता है। कब इशू हो सकता है? जब डायरेक्ट पेमेंट हमारा पे ही नहीं कर रहा, तो टीडीएस के रिकवरी के लिए यहाँ पे ऑर्डर 201 सबसेक्शन 1 का दोनों केस के लिए ऑर्डर इशू हो सकता है, बट डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है तब सिर्फ इस केस के लिए ऑर्डर इशू होगा। आई ये बात? यस मैम, आ गई। अब मैंने बोला यार 7 ईयर्स की बातें मैं आपसे कर रही हूँ कि 7 ईयर्स जो है, 7 ईयर्स आपको काउंट करने। सपोज करो आप पेमेंट कर रहे हो 31st ऑफ मार्च 2019। सपोज यू आर पेइंग ऑन 31st मार्च 2019 एंड बट ऑब्वियस आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे टीडीएस अगर आपने डिडक्ट नहीं किया तो ऑर्डर कब तक इशू हो सकता है पेनल्टी एंड इंटरेस्ट का? तो इट कुड बी पास्ड अप टू, एंड भी यही है, एंड भी क्या हो रहा है 31st मार्च 2019 को हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम 7 ईयर्स काउंट करें तो इट वुड बी 31/3/2026। यहाँ तक इशू हो सकता है नोटिस यहाँ तक इशू, सॉरी ऑर्डर यहाँ तक क्या हो सकता है? पास ऑन किया जा सकता है। ऑर्डर कुड बी पास्ड ओवर हियर। However, this is when there is no deduction of tax or after deduction there is no payment. However, यहाँ पे याद रखना, no time limit has been prescribed for passing an order under 201 subsection 1 where deductor has deducted but not deposited the tax at source. क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? अब इस चीज़ को अच्छे से समझना। मैंने क्या कहा? मैंने अभी आपको ये कहा, क्या कहा कि ऑर्डर जो है इसके लिए भी इशू हो सकता है अगर ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसके लिए भी ऑर्डर इशू हो सकता है। ऑर्डर यहाँ दोनों कंडीशन में इशू होगा, लेकिन पता है जो आपको टाइम लिमिट दी है ना ये 7 ईयर्स और ये सब की, तो अगर आप अच्छे से पढ़ो तो वहाँ क्या लिखा है कि टाइम लिमिट कब की है? टाइम लिमिट दी है 7 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स करेक्शन स्टेटमेंट वाली। 7 ईयर्स 2 ईयर्स करेक्शन स्टेटमेंट वाली हमें क्या दी है? टाइम लिमिट दी है। हाउएवर अब यहाँ पे सुनो, ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल है कब? ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल है कि आप असेसी इन डिफॉल्ट कंसिडर नहीं कर सकते किसी पर्सन को। किसके बाद? नो ऑर्डर फॉर डीमिंग द पर्सन टू बी असेसी इन डिफॉल्ट फॉर फेलियर टू डिडक्ट टैक्स। अगर उसने टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया है तो 7 ईयर्स 2 ईयर्स का आपके पास टाइम लिमिट है, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? इफ डिडक्टर हैज डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड द टैक्स। डिडक्टर ने टैक्स डिडक्ट किया बट उसने डिपॉजिट नहीं किया। डिडक्टर हैज डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज दिस वुड बी अ केस ऑफ डिफ्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। यहाँ पे वही मैं आपको क्या समझा रही हूँ, देखो ऑर्डर दोनों ही केस में इशू होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट पेमेंट नहीं हुआ तो दोनों ही केस में ऑर्डर इशू होगा, ऑर्डर पास ऑन होगा। लेकिन जो टाइम लिमिट दी है 7 ईयर्स 2 ईयर्स की, उसमें क्लियरली लिखा है फॉर नॉट डिडक्शन ऑफ टैक्स। अगर आपने टैक्स का डिडक्शन नहीं किया है तो नो डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए ये टाइम लिमिट है। इसका मतलब अगर आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया लेकिन पे नहीं किया तब ये 7 और 2 ईयर्स की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। देयर इज़ नो टाइम लिमिट। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आपने गवर्नमेंट ड्यूज टाइम से नहीं भरे हैं, डिडक्ट तो टाइम से किया है, ड्यूज टाइम पे नहीं भरे। इसका मतलब ये जो टाइम लिमिट है सिर्फ नो डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए है, डिले के लिए नहीं है कि टैक्स डिडक्ट करके आप बाद में पे लेट कर रहे हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। मैं एक बार पर्टिकुलरली इस चीज़ का एक छोटा सा रिवीजन अभी और करवाऊंगी लास्ट में, बट ये पॉइंट्स आपने नहीं समझे ना तो ये समझो कि कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है पूरे चैप्टर का। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया ना तो कंफ्यूज होना 100% हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में कि टाइम लिमिट इज ओनली फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, इट इज नॉट फॉर डिडक्टेड एंड नॉट पेड, ठीक है। फिर सेकेंड इज व्हाट? एम्प्लॉयर फेल टू पे टैक्स होली पार्टली।
192(1)(a that is non-monetary perquisites के लिए where employer has the option to pay the tax. Now if the employer failed to pay the tax wholly partly under 192(1)(a as the employee would not have paid tax on such perquisite. एम्प्लॉय टैक्स पे नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयर ने अगर पे नहीं किया टाइम पे, तो ये वाला लिमिट 7 and 2 years का यहाँ पे भी इस सेक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है. एंड डिडक्टी जो है, डिडक्टी इज नॉन रेसिडेंट as it may not be administratively possible to recover tax from non-resident. अगर डिडक्टी नॉन रेसिडेंट रहा, डिडक्टी कौन है? डिडक्टी नॉन रेसिडेंट है जिसको पेमेंट हमने किया, डिडक्टी नॉन रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट से टैक्स रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो टाइम लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता. 3 थिंग्स वेयर टाइम लिमिट नॉट एप्लीकेबल. एक तो डिडक्ट करके पे नहीं करते, दूसरा 192(1)(a, तीसरा नॉन रेसिडेंट, बिकॉज अगर नॉन रेसिडेंट इज द डिडक्ट इट्स रिकवरी इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे इन 3 चीज पे ये 7 and 2 years का टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता. अब पूरा की पूरा 201 पहले रिवाइज करेंगे, फिर इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है, लेट मी टेल यू, बहुत जरूरी है. सिर्फ आराम से आंखें बंद करो, सिर्फ मुझे सुनते जाओ, क्योंकि अब सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ और कुछ भी नहीं, तो आपको इजीली समझ में आएगा. सिर्फ सुनना है. 201 सबसेक्शन 1 पे चलते हैं. 201 सबसेक्शन 1 पे हम गए. 201 सबसेक्शन 1 इज अबाउट नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस, पहली चीज, या फिर डिडक्ट तो किया लेकिन पे नहीं किया. No deduction or after deduction no payment, in both the cases it is a default. In both the cases it is a default. ठीक है, या तो डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके पे नहीं किया, दोनों ही केसेस में डिफॉल्ट है. अब ये अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो ये डिफॉल्ट करने के लिए 201 subsection 1 में, in 201 subsection 1 you will be assessee in default, and if you are assessee in default तो 220 का इंटरेस्ट एंड 221 की पेनल्टी एप्लीकेबल होगी. 220 का इंटरेस्ट इज 1% पर मंथ फ्रॉम द डेट टैक्स वॉज डिडक्टेबल, जिस दिन टैक्स डिडक्ट होना था तब से लेके कहाँ तक, तब से लेके उस दिन तक जिस दिन कहाँ पे, जस्ट अ मिनट, 1% आपको पे करना है. कहाँ से? डेट व्हेन टैक्स वाज डिडक्टेबल एंड जिस दिन 201 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर पास होगा, अप टू द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर ऑफ 201 सबसेक्शन 1. क्या 201 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर तब भी पास होगा जब टैक्स डिडक्ट नहीं किया? यस. तब भी पास होगा जब डिडक्ट करके पे नहीं किया? यस. यहाँ तक बात आई? यस. लेकिन अब रेमेडी आती है, अगर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, इफ डिडक्टर हैज नॉट डिडक्टेड द टैक्स, लेकिन पेयर ने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, डिडक्टर ने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, बट पेई वेदर रेसिडेंट, पेई वेदर नॉन रेसिडेंट, रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139 फाइल करते हैं, इनकम कंसिडर करते हैं, उस इनकम पे टैक्स पे करते हैं, और डिडक्टर सीए सर्टिफिकेट प्रेजेंट करता है कि ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स पे कर चुके हैं, तो फिर फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस ओनली, ये रेमेडी सिर्फ नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस के लिए, तो वो पर्सन दैट डिडक्टर वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एसेसी इन डिफॉल्ट, दैट इज द प्रोवाइजो. पहली चीज. दूसरा, चलो आपने डिडक्ट नहीं किया, माना आपने डिडक्ट नहीं किया, अब पेई कौन है? पेई रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है. जिस दिन पेई ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की, आप क्या करो? जिस दिन पेई ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है, आप क्या करो? उस दिन तक, फ्रॉम द डेट जिस दिन से टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था, उस दिन से जिस दिन तक वो सामने वाला बंदा रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा, वहां तक डिडक्टर क्या करेगा? पे करेगा इंटरेस्ट. वहां तक डिडक्टर क्या करेगा? डिडक्टर इंटरेस्ट पे करेगा. डिडक्टर क्या करेगा? डिडक्टर इंटरेस्ट पे करेगा एट 1%. तो क्या होगा? ये दोनों कंडीशन फॉलो करने पे ही वुड नॉट बी कंसिडर्ड एसेसी इन डिफॉल्ट. यहाँ तक बात समझ में आई?
सिर्फ नॉन डिडक्शन के लिए ये चल रहा है, क्योंकि नॉन डिडक्शन के केस में ही हो सकता है कि सामने वाला पे कर दे। दूसरा, डिडक्ट किया पैसा, टैक्स डिडक्ट किया, बट पे नहीं कर रहे गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे अब पेई के पास तो जा ही नहीं सकते, सीधे डिडक्टर के पास आएंगे और 201 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर इशू होगा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ। इंटरेस्ट 1% हम जानते हैं, पेनल्टी क्या होगी? टीडीएस नॉट डिडक्टेड। पेनल्टी कितनी होती है? टीडीएस नॉट डिडक्टेड। पर यहाँ पे इस केस में क्या हुआ? टैक्स तो डिडक्ट कर लिया लेकिन पे नहीं किया, तो यहाँ पे लेट पेमेंट के क्लॉज चालू हो जाएंगे। लेट पेमेंट के क्लॉज चालू हो जाएंगे कि आपने टाइम पे डिडक्ट तो किया लेकिन लेट पेमेंट किया, तो लेट पेमेंट के लिए आपके क्या होंगे? क्लॉज चालू होंगे। दैट इज वहाँ पे 201 सबसेक्शन 1 में दिया है कि डिडक्ट तो किया लेकिन लेट पे किया, तो 1.5% पर मंथ ऑफ द मंथ से आपको टिल द डेट ऑफ पेमेंट, फ्रॉम टैक्स डिडक्टेड टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको इंटरेस्ट पे करना है। पेनल्टी सिर्फ जब टैक्स डिडक्ट नहीं होगी वहाँ आती है, बट इंटरेस्ट आता है जब डिडक्ट करने के बाद आप पे नहीं कर रहे हो। क्या ये दोनों चीज़ों को समझे? फिर टाइम लिमिट दी कि कब एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं कहेंगे। 7 ईयर्स 2 ईयर्स। तो 7 ईयर्स 2 ईयर्स क्या है कि 7 ईयर्स 2 ईयर्स बोलता है कि एसएससी को डिफॉल्ट मत बोलना, एसएससी को डिफॉल्ट ही नहीं बोलेंगे। 7 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर जब पेमेंट या फिर क्रेडिट किया था, या फिर 2 ईयर्स जब क्वार्टरली करेक्शन स्टेटमेंट जो है वो फाइल किया, उससे 2 ईयर्स निकल गए, विच एवर इज लेट। बट ये टाइम लिमिट है जब टैक्स डिडक्ट नहीं किया तब के लिए। टैक्स डिडक्ट कर लिया तो यहाँ गवर्नमेंट ड्यूज आप नहीं दे रहे हो टाइम पे, वो वाली चीज़ आती है। गवर्नमेंट ड्यूज आप टाइम पे नहीं दे रहे, वो चीज़ आती है। तो ये जो टाइम लिमिट है 7 और 2 ईयर्स का, ये नॉन डिडक्शन पे है, डिडक्ट करके लेट पेमेंट पे नहीं है। 192(1)(a) पे एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज नॉन मॉनिटरी परक्यूसेज, and it is not applicable to नॉन रेसिडेंट, क्योंकि नॉन रेसिडेंट पे से रिकवरी लेना इज डिफिकल्ट, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर हमें क्या बोला कि आपको डिडक्ट करना चाहिए था बट आपने लेट डिडक्ट किया। तो लेट डिडक्ट करने के केस में क्या करेंगे? जिस दिन से डिडक्ट करना था और जिस दिन आपने एक्चुअल डिडक्ट किया वहाँ पे 1% आप पे करो इंटरेस्ट, और फिर लेट यहाँ पेमेंट यहाँ करना था, पेमेंट लेट किया, तो जिस दिन से डिडक्ट किया है, एक्चुअल डिडक्ट जिस दिन से किया और जिस दिन तक पे कर रहे हो, 1.5% आपको इंटरेस्ट पे करना है। 1.5% क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। सो पे कैन बी रेसिडेंट, पे कैन बी नॉन रेसिडेंट, दोनों हो सकते हैं। क्या यहाँ तक अब बात समझ में आई? तो दिस इज ऑल अ स्मॉल समरी ऑफ 201, और इसे मस्ट रीड है, मस्ट रीड करना। रीड नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो पूरा ये दिमाग से निकलेगा। ये 100% मैं लिख के देती हूँ आपको। अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लें, ठीक है? कुछ क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, एंड आफ्टर एग्जाम्पल फाइनली योर TDS चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। Suppose time limit for passing penalty order under 201, पेनल्टी ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट हमें पता है 201 सबसेक्शन 1 का। हमें क्या करना है? वो बताना है कि वो टाइम लिमिट क्या होगा। हमें तो पता है, बट क्वेश्चन इज 201 सबसेक्शन 1 में टाइम लिमिट क्या होगा, ये आप बताइए। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पासिंग द पेनल्टी ऑर्डर अंडर 201 सबसेक्शन 1? वी हैव टू टेल। नाउ company, this company pays how much? 15 lakh. Company pays 15 lakh to XYZ Limited विदाउट डिडक्टिंग TDS। कोई TDS डिडक्ट हुआ क्या? यहाँ क्रॉस है, इसका मतलब TDS डिडक्ट नहीं हुआ। पेमेंट कब हुआ? पेमेंट हुआ 10th of October 2019। कंपनी ने क्या किया? ये पेमेंट की डेट है, कंपनी ने सर्टिफिकेट जो है दैट इज अ क्वार्टरली रिटर्न, तो क्वार्टरली रिटर्न कब फाइल किया कंपनी ने? 15th of January 2020। 15th of January 2020 को पास ऑन किया।
नाउ टाइम लिमिट निकालें अगर, तो ये 2019 एंड होगा, पेमेंट डेट से 7 ईयर्स देखना है, पेमेंट डेट से फाइनेंशियल ईयर एंड करो, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 7 ईयर्स वी हैव टू टेक। तो यहाँ पे ये कब एंड होगा, दिस विल एंड ऑन 31st ऑफ मार्च 2020। इसमें अगर हम 7 ईयर्स प्लस करें तो दैट मीन्स 31st मार्च 2027 तक ऑर्डर यहाँ तो इशू हो सकता है। यहाँ पे ये ईयर एंड किया, ये ईयर कब एंड होगा, दैट इज ऑन 31st मार्च 2020 को ही एंड होगा। इसमें 2 ईयर्स हम प्लस कर देते हैं, तो 31st मार्च 2022। तो विच एवर इज लेटर क्या है, विच एवर इज लेटर इज हमारे लिए, विच एवर इज लेटर क्या है, दिस। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, इशू हो सकता है, ऑर्डर क्या कर सकते हैं, यहाँ तक पास कर सकते हैं, यू कैन पास द ऑर्डर टिल दिस डेट। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। नाउ अगेन कंपनी ही है, कंपनी पे कर रहा है कितना, अगेन 15 लाख इज पेड बाय द कंपनी, अगेन 15 लाख पेड बाय द कंपनी टू whom दिस XYZ लिमिटेड को ही पे कर रहे हैं। पे भी कब किया, 10/10/2019 को पे किया, एंड यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न फाइल ही नहीं किया। तो बट ऑब्वियस क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं किया तो सीधे सीधे यहीं पे आ जाएंगे हम, दैट इज ऑर्डर कैन बी पास्ड अप टू 31st 2027, सीधे सीधे हम वहां पे आ जाएंगे। यहाँ तक बात आई समझ में। फिर और केस लेते हैं। अब कंपनी ने क्या किया, डिडक्ट किया 1 लाख TDS। सुनो, कंपनी है, कंपनी ने TDS डिडक्ट किया, ठीक है, डिडक्ट कर लिया 1 लाख का ऑन अ पेमेंट, ठीक है, पेमेंट किया था, सपोज करो वाई लिमिटेड को पेमेंट किया और 1 लाख का TDS कट किया, ठीक है। पेमेंट कब हुआ, पेमेंट हुआ अगेन 10/10/2019 को। कंपनी ने TDS वगैरह का सर्टिफिकेट कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया है अभी, ठीक है। एंड क्वार्टरली रिटर्न्स जो है, क्वार्टरली रिटर्न्स कब फाइल किए हैं, क्वार्टरली रिटर्न्स 15/1/2020 को। करेक्शन स्टेटमेंट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न अभी तक क्या है, इस दिन फाइल हुआ है, TDS सर्टिफिकेट कोई इशू नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे TDS अभी डिपॉजिट भी नहीं किया कंपनी ने। कंपनी ने क्या किया, 1 लाख TDS डिडक्ट किया, 1 लाख TDS डिडक्ट किया, लेकिन पेमेंट ये डेट को हुई थी, अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, टैक्स हैज़ नॉट बिन डिपॉजिटेड। और जो क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है, क्वार्टरली रिटर्न होता है, तो यहाँ पे क्या है, पे नहीं हुआ, टैक्स डिडक्ट हो गया, पे नहीं हुआ। तो अब बताइए जल्दी से कब तक इशू हो सकता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि टाइम लिमिट इज ओनली व्हेन TDS नॉट डिडक्टेड बट हियर TDS हैज डिडक्टेड। तो यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऑर्डर कैन बी पास्ड एनी टाइम, ऑर्डर किसी भी टाइम पास हो सकता है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे पेमेंट जो है, पेमेंट नॉन रेसिडेंट को हो जाता, तो सपोज यहाँ पे ये 15 लाख का पेमेंट एक नॉन रेसिडेंट को हो रहा है, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट हो रहा है, एंड नॉन रेसिडेंट को पेमेंट के बाद क्या हुआ है, कंपनी ने 15 लाख पे किया, नॉन रेसिडेंट को कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया, कोई टैक्स ही डिडक्ट नहीं किया, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी यहाँ पे ठीक है इस दिन 15 को यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर रही है, लेकिन फिर से कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्यों, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पॉसिबल नहीं होता है, नॉन रेसिडेंट से आप रिकवरी लो, तो इसलिए वहाँ टाइम लिमिट कुछ भी नहीं दिए। कभी भी एनी टाइम कभी भी क्या हो सकता है, ऑर्डर पास किया जा सकता है, नो टाइम लिमिट हैज बीन गिवन ओवर हियर, ठीक है। फिर नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स पे अगर कंपनी पे कर रही है टैक्स तो भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन हमें ऑलरेडी दे के रखी है कि यहाँ पे भी कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट है, एम्प्लॉयर को भरना है, तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ बोला है कि एप्लीकेबल नहीं होगा टाइम लिमिट, यहाँ टाइम लिमिट क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट 201 एंड आई होप आपको ये डिटेल में समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कर देना, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट फीडबैक इज रिक्वायर्ड। ऑनेस्ट फीडबैक नहीं होंगे तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही खत्म हो जाता है, राइट? ठीक है, तो चलो, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन विद।
देन एक आध छोटा मोटा सर्कुलर और है, दैट इज सर्कुलर 11/2017, दैट इज कंसिक्वेंस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे टैक्स। कुछ गाइडलाइंस है इंटरेस्ट वेवर की कि इंटरेस्ट कब वेवर हो सकता है, तो ये एक बार आप पढ़ लेना, दैट्स नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ सर्कुलर 11/2017 आप एक बार पढ़ लेना ज़रूर से। वेयर रिडक्शन और वेवर ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं 201 सबसेक्शन 1A में या फिर 201 सबसेक्शन 1 में, जितना भी ये इंटरेस्ट ऑर्डर वगैरह जो भी चार्ज होता है, कुछ जगह पे रिडक्शन पॉसिबल है इंटरेस्ट का, कुछ जगह पे इंटरेस्ट का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। At some places reduction of interest is possible, at some places reduction of interest is not possible। तो एक ये circular 11/2017 you have to आपको क्या करना है, एक बार देखना है, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। अब कुछ पेनल्टी अभी और बची है हमारी, अभी नहीं ख़त्म हुआ है, कुछ पेनल्टी और बची है, दैट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न ऑफ TDS। ये जो हम रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, तो रिटर्न वगैरह फाइल अगर टाइम पे नहीं होते हैं, डिफ़ॉल्ट अगर किया रिटर्न फाइलिंग में, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग में, तो वहाँ पे क्या पेनल्टी आती है, बस ये लास्ट हमको देखना है। एंड दिस इज़ फॉर TDS एज वेल एज TCS बोथ। TCS TDS दोनों के लिए ही ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो 5 minutes more and then finally TDS would be completed। I know it has been lengthy for you, but let me honestly tell you one thing. If you skip this part, you are skipping something that was really very important। And आप ICAI को तो जानते हो कि वो ऐसी ही चीज़ों से पूछती है और हमें फिर लगता है कि अरे यार इतना सिंपल चीज़ अगर हम छोड़ के आ गए हैं, है डिटेल है, थोड़ा सा इधर उधर भी है, थोड़े से पॉइंट्स भी हैं जो याद रखने, बट कर सकते, जब इतना याद कर लेते तो ये सड़ी सड़ी सी चीज़ें क्या ही है हमारे सामने, है ना। चलो अब लास्ट सिर्फ 5 मिनट का बचा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 मिनट्स का। पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न ऑफ TDS TCS एंड पेनल्टी। TDS TCS के रिस्पेक्ट में पेनल्टी किस चीज़ की, फॉर क्वार्टरली रिटर्न में कुछ गड़बड़ होती है पेमेंट में, सॉरी फाइल करने में, या फिर कुछ इनकरेक्ट आपने इन्फॉर्मेशन दी, देखते हैं क्या क्या है, तो उसके रिस्पेक्ट में अब हम बातें करने जा रहे हैं। तो क्वार्टरली रिटर्न के रिस्पेक्ट में पेनल्टी फॉर TDS एज वेल एज TCS, लेट अस कम टू फर्स्ट, दैट इज 234E। What is this 234E? 234 is about default in furnishing quarterly return। Default in furnishing what? The quarterly return of TDS TCS, दोनों TDS TCS के लिए ही है। Now what? It is applicable to quarterly return, as we know that it is what applicable to quarterly returns, right? क्वार्टरली रिटर्न्स के लिए ये एप्लीकेबल है, दैट वी नो, चाहे वो TDS का हो या फिर TCS का। नाउ द पर्सन फेल्स टू डिलीवर क्वार्टरली रिटर्न ऑफ TDS TCS विद इन टाइम। ही फेल्स टू डिलीवर द रिटर्न quarterly return, but obvious fails to deliver TDS TCS quarterly return within the time that has been prescribed, then पेनल्टी लगेगी भाई साहब को। कितनी पेनल्टी लगेगी? 200 रुपीज़ पर डे 200 रुपीज़ लगेगी टिल द टाइम फेलियर कंटिन्यूज, टिल फेलियर कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या याद रखना, दिस 200 पर डे टिल द टाइम फेलियर कंटिन्यू कैनॉट एक्सीड TDS TCS, cannot exceed what? It cannot exceed the amount of TDS, the amount of TCS deductible। जितना डिडक्ट करना था फॉर द क्वार्टर, उस क्वार्टर में जितना डिडक्टेबल TDS TCS है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। क्या ये ठीक है? नाउ दिस फीस ऑफ 234E ये लगेगी इन एडिशन टू 271H।
271H अभी हम यहाँ पे करेंगे कि ये 271H क्या है, इसके अलावा ये भी लगेगी, ये तो लगेगी और साथ में 234E भी एप्लीकेबल है। However, 234E मैंडेटरी है, 234E इज मैंडेटरी है, कोई वेवर नहीं हो सकता, कोई रिडक्शन नहीं हो सकता, मैंडेटरी, नो वेवर, कोई वेवर नहीं होगा इस पेनल्टी का, नो रिडक्शन इज पॉसिबल, और अगर रिडक्शन करना भी है, कोई वेवर होना भी है, तो वो CBDT करेगा। कौन करेगा? CBDT करेगा ये वेवर, ये जो रिडक्शन है दैट विल बी waived by, the waiver will be done by the waiver, fees under 234E, ये जो फीस चार्ज हो रही है, this fees under 234E can be waived by CBDT for sufficient appropriate cause, और तब जब एप्लीकेशन SSC करेगा CBDT को, in that case only waiver is possible. This is 234E, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। But talking about 271H is he fails to deliver the return here, but here there is delay in return. Here there is delay in filing the returns. It is about delay in filing return. Okay. और या फिर incorrect information in return, or about incorrect information in return. It is about what? Incorrect information in return. Now 271H provides that, 271H कहता है कि if you have delay in filing the return, if there is incorrect information in the return, this 271H would be applicable, ठीक है। Now आगे यहाँ जो पेनाल्टी है, दिस पेनाल्टी कैन बी मिनिमम, हेयर द पेनाल्टी कैन बी मिनिमम 10,000, और इट कैन एक्सटेंड टू, दिस पेनाल्टी कैन एक्सटेंड टू 1 लाख। मिनिमम 10,000 एंड एक्सटेंशन कितना है? 1 लाख। मिनिमम 10,000 एंड एक्सटेंशन कुड बी 1 lakh. Okay. Again, this penalty is mandatory, no waiver. Here there is no waiver. ठीक है. And this penalty is levied by AO, that is assessing officer. This penalty levied by AO, assessing officer, and there is no waiver possible. However, अब जो समझने वाली बात आ रही है वो समझना इसके लिए. Notwithstanding, this section provides that notwithstanding that no penalty shall be levied for delay in delivering the quarterly return of TDS TCS if person proves. अगर person कुछ proof करता है और वो क्या proof है, if the person proves, क्या proof कर रहा है person ये कह रहा है कि आफ्टर पेइंग टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन जो भी TDS या फिर TCS सामने वाले को पे करना था, he has paid with the fees that is given in 234. 234E जो है 234E की फीस सामने वाले ने भर दी है. आई गेस यहाँ पे मैंने 234E लिखा है. यस, 234E की फीस सामने वाले ने भर दी है. एज वेल एज 201 का इंटरेस्ट भी ही हैज़ गिवन. 201 का इंटरेस्ट भी सामने वाले ने दे दिया है टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड साथ ही में एंड ही हैज़ फाइल्ड क्वार्टरली रिटर्न, और जो क्वार्टरली रिटर्न है, क्वार्टरली रिटर्न ही हैज़ फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी. क्वार्टरली रिफंड फाइल्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द रिटर्न. रिटर्न फाइल करने के लिए जो प्रिस्क्राइब टाइम था, तो बिफोर द एक्सपायरी, लेट मी राइट इट, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द टाइम लिमिट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड, फ्रॉम द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फ्रॉम फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न, उसने रिटर्न 1 year के पहले ही फाइल कर दिया, TDS TCS विथ फीस एंड इंटरेस्ट पे कर दिया है. तो इन दैट केस 271H की पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी. नो पेनल्टी अंडर 271H फॉर डिले इन फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न. डिले के लिए 271H नहीं लगेगा.
आर यू गेटिंग? एक तो उसको TDS TCS जो भी था वो पे करना है, फीस पे करनी है एंड इंटरेस्ट पे करना है, तो दिस वुड नॉट हैपन, फिर पेनल्टी नहीं लगेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर TDS TCS, पूरा कंप्लीट होता है आज हमारा। और आपको एक आपके लिए दिया है मैंने सर्कुलर 11/2017, दैट इज़ ईजी, आप पढ़ सकते हो। उसमें बताया है कब वेवर हो सकता है इंटरेस्ट का, कब वेवर कुछ कंडीशन बेस्ड ही होगा कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, उसके बाद ही आपको रिडक्शन मिलेगा कौन कौन से सेक्शन में, तो दैट इज़ समथिंग ईजी, आप कर सकते हो। नहीं आता तो आप बताना, मैं सेपरेटली एक वीडियो में आपको ये भी बता दूँगी। तो अगर आप बस एक चीज़, अगर आप ये पार्ट मिस करने की सोच रहे हैं, लुकिंग टू दी लेंथ ऑफ दी वीडियो, you are making a big blunder for TDS. You are making a big blunder for TDS. ठीक है, तो चलो, वी हैव कंप्लीटेड TDS एंड लेट मी सी द वोट पोल टुडे। ऑलरेडी इंस्टा पे, क्योंकि अब वीडियो लेट अपलोड हो रहा है, इंस्टा पे ऑलरेडी 80% इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए वोट हो गया है। 20% वर द पीपल हु वांटेड वेरियस एंटिटीज़, तो यहाँ पे भी आप कमेंट कर दो। इन केस अगर यहाँ पे आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन से ज़्यादा वेरियस एंटिटी चाहिए तो आई विल अपलोड दैट। एंड उसके बाद आपको बस एक ही चीज़ मेरी याद रखनी है, पॉजिटिव रहो, क्यूमुलेटिव रिविजन करो, समरी नोट्स बनाओ एंड प्रैक्टिस करो, दैट इज़ इट, ओके। एंड बाकी की फालतू चीज़ों में हमें नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। हम वर्ड्स में से बेस्ट निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। चलो, अभी के लिए ये वीडियो एंड करते हैं, आपको अभी अपलोडेड मिल जाएगा। सो होप यू वुड लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करना, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना। वैसे भी एक पता नहीं कौन है, जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है विद इन 1 और 2 सेकेंड्स, मतलब सामने वाला ऐसा लगता है वेट कर रहा है कि वीडियो आया कि मुझे डिसलाइक क्लिक करना है, वो सुनता भी नहीं है या सुनती भी नहीं है, जो भी है मुझे नहीं पता, बट उसे नहीं पता, ही इज़ ऑल्सो और शी इज़ ऑल्सो मोटिवेटिंग मी। क्यों? क्योंकि दे आर हेटर्स, और अगर जब आपके हेटर्स आने लग जाएं दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट। मतलब विद इन 10 सेकेंड अगर कोई डिसलाइक कर रहा है दैट मीन्स वो सुन नहीं रहा, उसे सिर्फ उसका एजेंडा ही यही है कि वीडियो आते से उसे डिसलाइक करना। एंड थैंक यू टू हिम हर जो भी है, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज यू आर मेकिंग मी इवन स्ट्रॉन्गर कि अब तो मुझे और अच्छा करना है, क्योंकि आई एम गेटिंग अ लिस्ट ऑफ हेटर्स एंड दैट इज़ गुड। चलो पढ़ते हैं, और अब वेट करते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। अभी तक तो जो प्रोबेबल वोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, और वो पढ़ के आपको ऐसा लगेगा वाह क्या समझ में आया है, ठीक है। सो वेट फॉर दैट।